हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिक्षारंभ पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम वन शॉट सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। उनमें से नेक्स्ट चैप्टर जो मैं लेके आई हूँ वो है हेरिडिटी। इसको हम साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताने वाली है कि जब हमारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिजिक्स के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं आपके लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर आऊंगी। और इसीलिए आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए जितना जल्दी आप कोर्स को रिवाइज कर लेंगे, उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस आप अपने सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखते हैं इस चैप्टर में आपके लिए जो हेरिडिटी है इसमें क्या क्या होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी की डेफिनेशन देखते हैं पहले हम। द प्रोसेस वेयर पेरेंट्स पास डाउन ट्रेट्स टू देयर चिल्ड्रन, यानी जो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट आपके ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। यानी ट्रेट या कैरेक्टर क्या होते हैं, पहले हम ये समझते हैं। कैरेक्टर का मतलब या ट्रेट का मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक चीजें हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, जैसे हमारे हेयर का कलर, हमारी आईज का कलर और हमारी स्किन का कलर, और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे हमारी हाइट। तो जो स्पेसिफिक मैंने आपको काउंट कराया, हमारे हेयर का कलर, हमारी स्किन का कलर, हमारी आईज का कलर, इन्हीं को हम ट्रेट बोलते हैं। और ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रेट्स या कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं, उसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं। आया समझ में आपको? नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें जो हमारे चैप्टर में है, जो हमें पढ़ना है, वो है व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट आर वेरिएशन, some important terms and mental contribution and experiment। उसके बाद लास्ट में हमारा होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, अभी हम देखते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी की डेफिनेशन हमने देख ली, फिर भी एक बार देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, वो प्रोसेस क्या है? हमारी हेरिडिटी। इट मींस कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। यानी आपके पेरेंट्स की नेक्स्ट जनरेशन आप हो, ये क्या हो रहे हैं? वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे इसके बाद क्या होगा? आपके बच्चे होंगे, उनमें ये ट्रेट ट्रांसफर होंगे। आ गया बात समझ में आपको? वन जनरेशन से ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन गैमीट्स। और जो हमने हाउ टू रिप्रोड्यूस चैप्टर में पढ़े थे, गैमेट, मेल गैमेट है आपके स्पर्म सेल और फीमेल गैमेट है एग, जो क्या करते हैं? ट्रांसफर होते हैं अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, समझेंगे इस सारी इंफॉर्मेशन को।
नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन, द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर और ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम और वैल्यू। यानी जब जो ट्रेट पास हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में न्यू इंडिविजुअल में या फिर बच्चों में, उन ट्रेट्स में वेरिएशंस आ जाते हैं, यानी जो चेंजेस आ जाते हैं वही हमारे क्या होते हैं वेरिएशन। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पापा की हाइट ज्यादा है लेकिन उनके कंपैरिजन में आपकी हाइट कम है, तो ये वेरिएशन आया कि नहीं आया? आपकी और आपके फादर की हाइट में डिफरेंस हो गया। ऐसे ही जो बदलाव होते हैं उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन में हाइट का भी हमने देख लिया, ये एक ट्रेट है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है ईयर लोब का। ईयर लोब में भी वेरिएशन हो जाता है। जैसे जब ये आपका ईयर है इसके नीचे का हिस्सा सेपरेट हो इससे, आपके जो ये चिक्स है इनसे अटैच ना हो, तब हम उसको बोलते हैं आपका फ्री ईयर लोब। अभी मेरा आप देख रहे होंगे ये अटैच है तो हम इसको बोलते हैं अटैच ईयर लोब। ओके, आप अपना ईयर ऑफ अपने क्लासमेट्स है उनके ईयर पे चेक कर। तो ये तो एग्जांपल आपको मैंने दिए, इसमें क्या है वेरिएशन है। हो सकता है आपके मदर या फादर के ये अटैच हो या फ्री हो, ऐसे आपको मिलेगा या तो आपका अटैच होगा या फ्री होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यानी जब रिप्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस में जो वेरिएशन है वो एक्यूमुलेट कैसे हो जाते हैं। When organisms reproduce, the offspring shows minor variations due to inaccuracy DNA copy. These variations are less in sexual reproduction and more in आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी क्या होता है जब आपका जेनेटिक मटेरियल, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। देखिए, आप सभी ने चैप्टर पढ़ा होगा सेल, है ना? सेल पढ़ा है, सेल के अंदर हमारी कई सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल के ही अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन न्यूक्लिक एसिड। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जेनेटिक मटेरियल, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये ऐसी आपकी शेप ले लेता है और इस शेप को बोलते हैं क्रोमोसोम। ओके, ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये जो डीएनए है प्रेजेंट है कहाँ पर? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है? सेल के न्यूक्लियस। ओके, इसी को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब आपको वो समझ में आएगा जो अभी हम पढ़ रहे हैं। जब ये जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग या चिल्ड्रन में ट्रांसफर होता है तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, आपने कुछ कांच का सामान मंगाया, पार्सल आपके पास पहुंचा लेकिन आपने देखा कि वो जो कांच था वो डैमेज है। ठीक है, तो क्या हुआ, उसमें चेंजेस हो गए, वेरिएशंस आ गए ड्यू टू ट्रांसपोर्ट इशूज। बट आपको रिलेट करना है ये एग्जाम्पल जेनेटिक मटेरियल से। जब ये जेनेटिक मटेरियल
ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, तो क्या होता है इसमें भी चेंजेस आने की वजह से जो चिल्ड्रन है उस चिल्ड्रन है उनमें भी आपका जो चीजें हैं वो चेंज हो जाती हैं। ये वेरिएशन हेल्पफुल भी हो सकते हैं और यही वेरिएशन उस बच्चे के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। आई बात आपको समझ में? ठीक है। और ये जो वेरिएशंस होते हैं बहुत कम होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और बहुत ज्यादा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Some variations are useful variation and they help the organism to adjust to the changes in the environment. Some variations do not help the organism to adjust to the changes environment and they may die and become extinct. अभी मैंने आपको बताया है कि ये वेरिएशन हेल्पफुल भी हो सकते हैं हार्मफुल भी हो सकते हैं। जैसे अगर वेरिएशन हेल्पफुल है तो एनवायरनमेंट में वो चीज अच्छे से एडजस्ट कर पाएगी। अगर वो वेरिएशन हार्मफुल हुए तो पॉसिबिलिटी है कि जो स्पीसीज है वो अर्थ से खत्म ही हो जाए धीरे, क्योंकि जो वेरिएशंस आए उन्होंने क्या किया उनके अंदर बहुत चेंजेस ला दिए, जिसकी वजह से जो उनका सर्वाइवल है अर्थ पर वो धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। आया आपको समझ में ये चीज? यानी वेरिएशन जब हेल्पफुल हो तो एनवायरनमेंट में एडेप्ट करने में किसी भी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेगी। वहीं अगर ये वेरिएशन गलत तरीके के हैं हार्मफुल है तो वो स्पीसीज एडजस्ट नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है the significance of variation shows up only if it continues to be inherited by the offspring for several generations. अब वेरिएशन ऐसी चीज नहीं है कि कुछ घंटों में कुछ मिनटों में हो जाए, वेरिएशन होने में कई इयर्स लग जाते हैं। यही क्या होता है आपका सेवरल जनरेशन में पास होते रहते हैं तब जाकर कहीं वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन to a species is that it is the chance of its survival in a changing environment. जैसे एग्जांपल लो आप जिराफ का, जो आपने देखे होंगे जिराफ उनकी जो नेक होती है वो बहुत लॉन्ग होती है। पहले ऐसा नहीं था, क्या हुआ धीरे 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 जब उनको जो खाने के लिए आपकी जो भी चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही थी नीचे जमीन पे, तो वो क्या करते थे अपनी गर्दन को ऊंचा करके पेड़ों की जो ब्रांचेस हैं उनको तोड़ के खाने की कोशिश करते थे। तो कई सालों में धीरे 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 वेरिएशंस हुए और उनकी नेक बहुत लंबी होती चली। ओके, तो यही होता है अगर उनकी गर्दन लंबी ना होती तो ऐसा भी पॉसिबल होता कि धीरे धीरे सर्वाइवल ना करने की वजह से यानी उनको खाना पीना ना मिलने की वजह से वो हमारी अर्थ से ही खत्म हो जाती। ओके, तो वेरिएशन की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में खुद को सरवाइव करने में हेल्प कर पाता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा सब आपको। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। इसमें the accumulation of heat resistant variation in some bacteria will ensure its survival even when the temperature in its environment rises much and due to heat wave or some other reasons। यानी जब वेरिएशंस होते हैं कुछ बैक्टीरियाज में तो वो अपने आप को हीट रेसिस्टेंट बना लेते हैं, यानी किसी भी कंडीशन से अगर हीट वेव बढ़ जाती है यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है
वहां पर भी वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं ड्यू टू वेरिएशन। ओके। On the other hand, the bacteria which did not have this variation to withstand heat would not survive under these circumstances and die. अब अगर बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन नहीं हुए हैं और उस टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर है वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और लास्ट में वो खत्म हो जाए। आया आपको वेरिएशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने अभी समझ लिया आपका जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम भी समझा हमने। अब किसी भी सेल के अंदर आपके क्रोमोसोम के पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी आपको हर स्पेसिफिक के लिए आपको 2 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे और सेल्स में ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये 23 पेयर आपके हर एक सेल में नहीं होते। 23 पेयर ओनली जो सेक्स सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, बाकी की में 22 क्रोमोसोम 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम इज अ thread-like structure in the nucleus of cell formed of DNA which carries the gene। अभी ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डीएनए के फॉर्म होते हैं और ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनके पास कैरी करने के लिए जीन होते हैं। यानी अभी हम समझेंगे जीन क्या होते हैं। ओके, तो ये जो आपका क्रोमोसोम है इस पर ऐसे ऐसे करके पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जीन होते हैं सेगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेसिफिक ट्रेट लाइक आई कलर और हाइट। यानी डीएनए के ऐसे सेगमेंट जो पर्टिकुलर चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं। जैसे किसी की आई का कलर कैसा होने वाला है तो उसका भी जीन प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम पर। किसी के हेयर का कलर कैसा होने वाला है तो उसका भी जीन प्रेजेंट होगा हम हमारे क्रोमोसोम पर। आया क्लियर? यानी स्पेसिफिक डीएनए का सेगमेंट जो किसी भी चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस लेके आता है, हेयर के लिए, हाइट के लिए, आई कलर के लिए, स्किन कलर के लिए और कई सारी चीजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं एलील। Alleles are alternative versions of those genes that can determine variations in trait and such as blue, brown eyes or tall or short stature। यानी अभी हमने समझा कि एलील का मतलब ये एक दूसरे की अल्टरनेटिव फॉर्म। अभी जीन का हमने बताया कि हाइट के लिए स्पेसिफिक जीन होगा और आपका हेयर के कलर के लिए अलग जीन होगा। जैसे आपके पास क्या है, ये लोकेशन आपकी जो क्रोमोसोम्स है उन पर है। हम समझ रहे हैं एलील। जैसे ये है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि तो आप हाइट है टी है, टी यानी जब हाइट किसी की ज्यादा यानी टॉल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी, वही हाइट जब कम हो ठीक है ड्वार्फ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी। ठीक है, शॉर्ट या ड्वार्फ भी है। ओके, तो ये क्या है, एक ही ट्रेट की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक है, हमारे पास हाइट का ट्रेट है, एक तो टॉल है एक शॉर्ट है। यही जो अल्टरनेटिव है टॉल और शॉर्ट एक दूसरे के, इन्हीं को हम बोलते हैं एलील। वही बात करें
हेयर के और आई के कलर के लिए, जैसे मान लीजिए आई का जो कलर है, आप पेरेंट में मेल है और फीमेल है, मेल में कलर क्या है, ब्लू है, और फीमेल में क्या है, ब्राउन है। ठीक है, लेकिन जो ट्रेट है वो तो एक ही है। ट्रेट क्या है, कलर ऑफ आई। वही बात करें तो वो कलर ऑफ आई क्या है, दो है, या तो ब्लू या ब्राउन। यही अल्टरनेटिव फॉर्म है एक ही ट्रेट की। इन्हीं को हम बोलते हैं एलील। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, जीनोटाइप। जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स present in an organism. Genotype is always a pair of letters such as T, T, T. ये जो है आपका, मैंने आपको अभी बताया, कैपिटल टी यानी टॉल, स्मॉल टी यानी शॉर्ट या शॉर्ट। ओके, यहाँ पर ये जो डिफरेंट फॉर्म है सेम जीन की, ठीक है, इनको डिनोट करने का, पेयर को डिनोट करने का आपका लेटर्स के थ्रू होता है, और यही जो डिस्क्रिप्शन है ये जीनोटाइप होता है, जिसमें आपको पर्टिकुलर समझ में आए कि एक्चुअल में आपके टॉल कितने हैं, मीडियम टॉल कितने हैं और ड्वार्फ कितने। ओके, नेक्स्ट है phenotype, the characteristic or trait which is visible in organism is called phenotype। यानी आप देखकर पता लगा लो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की हाइट कितनी है, और कि आई का कलर कैसा है, उसके हेयर का कलर कैसा है। जब ये फिजिकली अपीयरेंस के थ्रू आप पता लगा सको किसी भी ट्रेट का, तो वो होता है फिनोटाइप। अभी आपको ये आगे क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज होने की बात नहीं। ओके, फिर है डोमिनेंट ट्रेट, यानी ऐसे ट्रेट जो खुद को किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर, जिससे एग्जाम्पल के लिए दो बच्चों में लड़ाई हो गई आपकी क्लास में, एक है पावरफुल और एक है वीक, तो वहां पर क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जो जीतेगा वो पावरफुल जीतेगा। तो वही ये है, जो ट्रेट डोमिनेंट होगा वही किसी भी जनरेशन में एक्सप्रेस होगा। और इसके बाद देखेंगे हम रिसेसिव ट्रेट, यानी वीक ट्रेट, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अगर उसके सामने डोमिनेंट हो। क्लियर है? A trait which is not expressed in the presence of dominant allele is known as recessive trait। अभी आपको समझ में आएगा, मैं आपको अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एलील है आपके अल्टरनेटिव, ये है आपका टॉल और ये है शॉर्ट। ठीक है, ये फादर से आया और ये मदर से आया। यहाँ पर क्या है, जो ये टी है ये डोमिनेंट है, और ये क्या है आपका रिसेसिव ट्रेट है। तो जब नेक्स्ट जनरेशन होगी वहां पर यही डोमिनेंट वाला ही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, यानी जो बच्चा होगा उसकी हाइट टॉल होगी। अगर नेक्स्ट देखे हम, ये डोमिनेंट होता कंपैरिजन टू नेक्स्ट, आपकी जो टॉल के लिए है वो क्या होगा, वहां पर रिसेसिव होगा, तो बच्चे की हाइट छोटी हो जाएगी। यानी जो डोमिनेट करेगा ट्रेट वही उसी से डिसाइड होगा कि बच्चे का हाइट कितना होगा,
उसके हेयर का कलर क्या होगा और उसकी आईज का कलर क्या होगा, उसकी स्किन का कलर क्या होगा। आया समझ में आपको? आई होप आपको ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं F1 जनरेशन। यानी जब कोई दो पेरेंट्स को क्रॉस किया और एक ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी मिला। ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी चाइल्ड के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी F1 जनरेशन हम डिनोट करेंगे। आगे समझेंगे, अभी आप समझ लो केवल F1 जनरेशन होता क्या है, आगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर जब F1 जनरेशन के जो चाइल्ड मिले उनका क्रॉस किया गया तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रोजेनी या फिर F2 जनरेशन। यानी जनरेशन के सीक्वेंस को नाम दे दिया गया है F1, F2, F3 ऐसे करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब, होमो का मतलब आपको पता है क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। ऐसी कंडीशन जहां पर जो जीन्स प्रेजेंट है वो सेम टाइप के हो। एग्जाम्पल के लिए एक ऑर्गेनिज्म के पास दोनों जीन है टॉलनेस के, जिसको एक्सप्रेस करना है कैपिटल टी से, एंड जीन्स फॉर ड्वार्फ इज रिटन है टी टी यानी स्मॉल टी। ये है जीन। यहाँ पर जो जीन प्रेजेंट है, चलिए देखते हैं। ये जो जीन प्रेजेंट है दोनों आपके पे, ये कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी, यानी ये कैसे हैं, सेम है। दोनों टॉल हाइट को ही डिनोट कर रहे हैं। वही स्मॉल टी है, तो ये दोनों ही एक जैसे हैं, यानी ये भी शॉर्ट वो भी शॉर्ट। ओके, जब जो ट्रेट है वो कैसा हो, सेम हो, ठीक है, तब हम यूज करेंगे होमोजाइगस। नेक्स्ट हमारे पास आएगा हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब डिफरेंट। वही जब ये क्या हो, ये कैसा हो, टॉल हो और ये शॉर्ट हो, तब ये क्या हो जाएगी कंडीशन, हेट्रोजाइगस। A condition in which both the genes are of different types. For example, an organism has gene capital T small t. It means has gene for tallness and other for dwarfness, but only the tall character is expressed. यानी अब उसके पास जीन दोनों है, टॉल का भी है शॉर्ट का भी है, बट ये जो टी है ये डोमिनेंट है, यही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो हाइट तो उसकी टॉल ही होने वाली है, लेकिन अगर हम जीन्स की बात करें तो यहाँ जो जीन्स है वो हेट्रोजाइगस यानी डिफरेंट डिफरेंट जीन्स है, एक शॉर्ट के लिए और एक आपका टॉल के लिए। क्लियर, दोनों टर्म आपको क्लियर होंगे। अभी ये जो साइंटिस्ट है इनका नेम है ग्रेगर मेंडल। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हेरिडिटी या फिर जेनेटिक्स का। जेनेटिक साइंस बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आपकी जो हेरिडिटी है उसको स्टडी किया जाता है। तो भी जीन से रिलेटेड चीजों पे स्टडी किया जाता है आपका, वो हमारा जेनेटिक्स होता है। ये पहले साइंटिस्ट थे ग्रेगर मेंडल। इन्होंने स्टडी करके जो पैटर्न दिए थे इनहेरिटेंस से रिलेटेड और कैरेक्टर से रिलेटेड जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं प्रोजेनी में, उन्होंने ही सिस्टमेटिक वे दिया हेरिडिटी को स्टडी करने का। इन्होंने कई सारी डिफरेंट वेराइटीज ट्री प्लांट की यूज की। तो साइंटिफिक नेम है पाइजम सटाइवम। इन्होंने अपने गार्डन में इसको ग्रो किया और एक्सपेरिमेंट के बाद एक सिस्टमेटिक स्टडी करके उन्होंने सारे पैटर्न्स दिए जो रिलेटेड है इनहेरिटेंस।
ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन। उन्होंने कौन सा प्लांट यूज किया? पी प्लांट यूज किया, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सटाइवस। नेम याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस। यानी इन्होंने, अभी से पूछा जाता है आपका कि इन्होंने जो पी प्लांट लिया उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स इन्होंने यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इन्होंने यूज की शेप ऑफ सीड, यानी वो राउंड होगा, रिंकल्ड होगा। फिर कलर ऑफ सीड येलो होगा, ग्रीन होगा। हाइट ऑफ पी प्लांट टॉल होगा, ड्वार्फ होगा। कलर ऑफ फ्लावर्स व्हाइट होगा, वॉलेट होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चार्ट में दिखाई दे रहा होगा। येलो, ये जो आपका सीड का कलर, और ग्रीन फ्लावर का कलर व्हाइट, वॉलेट। जो पॉट की फली की जो शेप है वो फुल है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, का कलर येलो है, ग्रीन है। फिर इन्होंने देखा था कि जो फ्लावर है वो कहाँ प्रेजेंट है, एक्सियल है, टर्मिनल है। ओके, फिर साइज देखा था, जो ट्री है वो लॉन्ग है या फिर शॉर्ट। ओके, ये कैरेक्टर्स इन्होंने पी प्लांट के अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे। उसके बाद मेंडल चूज पी प्लांट फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस बिकॉज, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन एराइज होता है कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया, और भी तो प्लांट है वो उनको भी तो ले सकते थे। यही चीज हम समझते हैं कि इन्होंने पी प्लांट का यूज क्यों किया। Each plant had a number of clear cut difference which were easy to identify। यानी कई सारे ऐसे डिफरेंस जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पी प्लांट के। पहला रीजन ये। सेकेंड रीजन था, इनके जो पी प्लांट होते हैं इनमें सेल पॉलिनेशन होता है और इजीली नेक्स्ट जनरेशन देखने को मिल जाती है। Any generation of pea plant can be produced in a comparatively short time span and their study is much simpler than that of animals। यानी ये ऐसा प्लांट है, ये शॉर्ट टाइम में ही ग्रो कर जाता है। 2-3 महीनों में आपको दूसरा प्लांट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर किसी एनिमल की बात करते तो का जो लाइफ स्पैन होता है वो ज्यादा होता है, तो इनको जो एक्सपेरिमेंट है वो जल्दी नहीं हो पाते, बहुत टाइम टेकिंग हो जाते, इसीलिए इन्होंने ट्री प्लांट को चूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर या फिर ट्रेट। कैरेक्टर आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम ऑफ द सेल। हमें पता है कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। कैरेक्टर होते हैं जीन की वजह से होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम। ठीक है, और क्रोमोसोम है वही हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए से बने होते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज द फैक्ट दैट both the father and mother contribute equal amount of genetic material to the child. So for each trait there are two factors, one from the father and one from the mother। यानी जो ट्रेट मिल रहे हैं, यानी जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स का बच्चों के अंदर आ रहा है वो हाफ हाफ आ रहा है। आपको पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, एक सेल के अंदर। ये जो क्रोमोसोम है 23 मदर से मिले, 23 फादर से मिले। ठीक है, यही इसमें बोला गया है कि जो फैक्टर है आधा आधा डिवाइड होता है मदर फादर का 50
चाइल्ड। Gregor John Mendel conducts experiment with garden pea plant and determines the rule of for the inheritance of traits. इन्होंने रूल्स दिए थे उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। Mendel started his experiment on the pea plant. He conducted first monohybrid then dihybrid crop. ये आप समझो मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्या होता है। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है ओनली सिंगल कैरेक्टर या ट्रेट। जैसे या तो हाइट उन्होंने ले ली एक्सपेरिमेंट के लिए, या उन्होंने फ्लावर का कलर ले लिया एक्सपेरिमेंट के लिए। जब सिंगल ट्रेट को लिया जाए तो मोनोहाइब्रिड, जब डबल या आपके ट्रेट को लिया जाए तब होता है डाई हाइब्रिड। डाई का मतलब टू। जैसे इन्होंने अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो सीड है उसकी शेप और कलर दोनों को यूज किया, ठीक है। जब दो ट्रेड को एक साथ यूज करें तो डाई हाइब्रिड, जब एक ट्रेड को यूज करें तो मोनोहाइब्रिड। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या किया, ये चेक करना था कि डोमिनेंट कौन सा शो होता है और रिसेसिव कौन सा शो होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, ये पेरेंट 1 लिया और पेरेंट 2 लिया, इन दोनों का क्रॉस कराया। ये क्या है, मोनोहाइब्रिड है, ठीक है। यहाँ पर जो कैपिटल टी टॉल के लिए है और ये डोमिनेंट है, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए और ये रिसेसिव है, ठीक है। होमोजाइगस हमको पता है जब सेम जीन हो, हेट्रोजाइगस जब डिफरेंट डिफरेंट हो जीन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, चार्ट बनाया, उसमें देखा कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब टी और टी का क्रॉस किया तो टी मिला। जब कैपिटल टी स्मॉल टी का किया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। जब स्मॉल टी और कैपिटल टी का किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब स्मॉल टी का हुआ तो ये टी मिला। यानी जब इन्होंने क्या किया, आपके पेरेंट लिए दो का क्रॉस कराया तो यहाँ पर इनको एक रेशियो देखने को मिला। तो रेशियो, जो फिनोटाइपिक रेशियो आपको दिख रही होगी, कैपिटल टी वाले मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, कैपिटल टी वाले टॉल होते हैं। तो यहाँ पर ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये वाली भी कैपिटल टी, तीन प्लांट्स इनको टॉल मिलेंगे। और ये स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फ शॉर्ट। एक इनको कैसा देखने को मिलेगा, एक स्मॉल या शॉर्ट या ड्वार्फ देखने को मिलेगा। ये जो हमने रेशियो दिया, ये टाइपिक रेशियो मैंने क्या बताया था आपको, जब हम खुद ही देखकर बता दें कि वो किस रेशियो में होने वाला है, वो होती है फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। वही जीनोटाइपिक की बात करें हम, जीनोटाइपिक रेशियो, तो आपको प्योर टॉल ये वाला दिख रहा है, बाकी के ये मिक्स टॉल है और ये प्योर ड्वार्फ। तो 1 हमारा कैसा है, प्योर टॉल, 2 हमारे कैसे हैं, मिक्स टॉल, और यानी इनको हम बोलेंगे मीडियम टॉल होने वाले हैं, हाइट बीच की होने वाली है। और ये क्या कैसा होने वाला है, ड्वार्फ। क्लियर, ये हमारी जी आपकी फिनोटाइपिक रेशियो और ये हमारी जीनोटाइपिक रेशियो। देखने में हमें ये लंबे लगेंगे, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे तो हमें वही आपका प्योर टॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। आया समझ में आपको? नेक्स्ट देखते हैं।
एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। According to the first law of inheritance, the character of an organism are determined by internal factors which present as only one of pair of the chemical gamete। ये जो इनका फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था, ये आपका सेकंड लॉ है जिसको हम बाद में लिखेंगे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी जो डोमिनेंट होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और जो रिसेसिव होगा वो अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसमें दे रखा है। इसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो पेयर्स में होते हैं। उनमें से केवल एक ही ट्रांसफर होता है गैमेट में, यानी सेपरेट सेपरेट होते हैं। जब क्रोमोसोम का डिवीजन हुआ 46 से 23 तो मदर से जो आएगा ट्रेट स्पेसिफिक के हाइट के लिए तो एक ही आएगा, फादर से आएगा एक ही आएगा, या तो वो टॉल हो सकता है या फिर शॉर्ट ट्रेट हो सकता है। आगे आपको समझ में, ठीक है। तो वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वही होता है कि पेरेंट्स से पर्टिकुलर किसी भी ट्रेट के लिए एक ही जीन आने वाला होता है। रेशियो आपने देख ली, फिनोटाइपिक और फिनोटाइपिक। अब हम बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की। इस क्रॉस में इन्होंने क्या किया, पी प्लांट की सीड की शेप ली और का कलर लिया। पहले लिया एक में राउंड और ग्रीन सीड है, यानी शेप राउंड है और उसका कलर कैसा है। सेकंड इन्होंने कैरेक्टर लिया, उसमें कलर जो है सीड का वो येलो है लेकिन वो रिंकल्ड है। तो लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। आपको F1 F2 जनरेशन समझ में आई। जैसे ये हमारे पास है